16 जुलाई 1945 ये हिस्ट्री का वो दिन था जिस दिन इंसानियत को तबाह करने वाला एटॉमिक बम को टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एक वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस एटम बम को बनाने वाले फिजिसिस्ट ओपेनहाइमर थे और उनको जरा भर भी पता नहीं था कि उनके बनाने वाले हथियार इतने खौफनाक हो सकता है। जब उनकी आंखों से ये तबाही देखी तो उनकी मुंह से ये बात निकल आई थी, इस एटॉमिक बम की वजह से ओपेनहाइमर को तबाही की दाने पर क्यों खड़ा किया। जिस आदमी की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था उसी को दुनिया के सामने जलील और रसवा आदमी क्यों कहा था। इट्स मी फिरोज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कारनामा किया है लेकिन उनको हिस्ट्री में द फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का सपना लेकर हार्वर्ड चला गया। एडमिशन मिलती है पूरे 1 साल बीमारी की वजह से क्लास में अटेंड नहीं हो पाए, फिर भी 4 साल की कोर्स सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर डाला। केमिस्ट बनने के साथ साथ उनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद थियोरेटिकली फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी की कोटिंगन यूनिवर्सिटी में चला गया और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने PhD कंप्लीट कर लिया था। उनकी नेचर थी वो ज्यादा खुलते मिलते नहीं थे, वो सिर्फ रिसर्च में काफी वक्त बिता देते थे। वो वापस US आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक उनके एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन बनाने का काम दिया। लेकिन इधर एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने हिटलर का ये खतरा समझ लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर कहा, हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, नहीं तो कल हिटलर हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और मिलिट्री को कहा कि एटम बम के ऊपर रिसर्च चालू किया जाए। इस मशहूर प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानता है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम कभी बन ही नहीं पाता अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए US आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और US आर्मी को ये शक था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा, इसलिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन की काम ओपेनहाइमर के ऊपर दे दिया गया। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एल्मोस कहा जाता है। US गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेहद सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया था। 1945 के अंदर इस प्रोजेक्ट पे 2 अरब US का खर्चा किया गया था। अमेरिकन हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था और इस राज को छुपाने के लिए US मिलिट्री को काफी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। लॉस एल्मोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए 1,30,000 वर्कर काम करते थे और इन लोगों को काफी चार्ज करने के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के बारे में बाहर की दुनिया को कुछ भी मालूम ना पड़ सके। यानी उनको ये रिडक्शन दी जाती थी कि प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ भी ना बताए, यानी फैमिली को भी नहीं, या कोई भी एक दूसरे का असली नाम नहीं जानते थे, यानी उन सबको एक फेक नाम दिया गया था। और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि किसी का अगर असली नाम लीक हुई तो उसको सजा दी जाएगी। और यह लेटर्स आते हैं फेक एड्रेस पे और ये एड्रेस था PO Box 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक भी लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। यह लेटर से सेंसर डिपार्टमेंट तमाम लेटर को पढ़ते थे, बाद में उसको आगे भेजा जाता था। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। इधर वर्कर एंट्री पास के बिना अंदर नहीं जा सकते थे और एक्सेस पास के बिना बाहर नहीं आ सकते थे। ये सब इस वजह से किया जा रहा था कि एटॉमिक बम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके हैं। उसमें एक ऐसा रिएक्शन होता है कि एटम को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। कुदरत में पाए जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम की एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होता है। उनको अगर मिला ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास आता है 238। अभी साइंसदानों ने कोई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकला कि अगर यूरेनियम 236 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो यूरेनियम 235 निकलता है। अगर एक न्यूट्रॉन को इस नया यूरेनियम 235 में गुलाम किया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होते ही नया न्यूट्रॉन निकलते हैं और यूरेनियम 235 से मिलकर ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता जाता है और ये चेन सिस्टम रिपीट होने में 1 माइक्रोसेकंड से भी कम टाइम लेता है और सारे रिएक्शन का जोर हमें एक बड़ी सी धमाके और एनर्जी प्रोड्यूस होने में दिखते हैं। अगर एक न्यूक्लियर बम को नॉर्मल से TNT बम से कंपेयर किया जाए यह हाथी और चोटी से मिलाने जैसा होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 1 kg एटॉमिक बम 3500 kg TNT बम से बराबर है। एटॉमिक बम में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे
बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में भी जाहिर किया जा सकता है। अमेरिकन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत जल्दी थी क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और अमेरिकन को यह भी खतरा था कि उससे पहले जर्मनी ये बम तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटम बम तैयार हो चुकी थी और अब बारी थी उसको टेस्ट करने की। जब उसको ब्लास्ट किया गया तब उसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफ में चली गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे उनके अंदर भी खौफ ज़दा हो गई। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो इंसान के हाथ लग चुका था। उसको इंसानियत के ऊपर क्या असर हो सकता है उसको जाने बगैर अगले महीने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इस हमले से 2.5 लाख लोग अपने जान खो दिए थे। 6 दिन के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और इधर ही हुआ वर्ल्ड वॉर 2 द एंड। यह आपको लग रहा होगा कि अमेरिका ओपेनहाइमर की इस काम की वजह से नोबेल प्राइज देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ओपेनहाइमर ने पहले बहुत अफसोस किया था कि उनकी कारनामा की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। इस वाक़े ने उसको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और वो दुनिया से खुद को अलग करने लगा। अगर वो चाहते तो यूएस का ये ताकत मिनटों में कोई और शिफ्ट कर सकते थे। इसीलिए ओपेनहाइमर यूएस का एक नाजुक असासा साबित हुए। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ओपेनहाइमर के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जो सबका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बम का धमाका सबको सुना दी। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन वही कहा से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबकी शक ओपेनहाइमर की तरफ गया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर को सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे और बोला कि वो कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, फिर भी फैसला उनके खिलाफ आया। जो एक टाइम में ताकतवर साइंसदान का दर्जा रखते थे उसको एक ही मिनट में जलील कर दिया गया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और सारे प्रोजेक्ट की राइट्स छीन लिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले कुछ साल ओपेनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारने लगे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहने लगे। फिर करीब 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दी कि वो नया एक फ्री एंड फेयर टर्मिनल बनाएंगे जिसमें उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे वो बेकसूर है, इसलिए उनको अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर कैंसर डिफिनेट की वजह से 1996 में दुनिया से चल बसे। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजा आते रहेगा।